कोई शर्म, कोई हया नहीं इनके चेहरों पर। बेशर्मी देखिए कि अपनी नालायकी, नाअहली का एतराफ़ करने की बजाय इस फैसले के दिफा के लिए झूठी तावीलें घड़ रहे हैं। पिछले वालों ने 10 भी लगाए और फिर कहा 10 जूते भी मारो, तो अब जो है वो 20 हो गए और 20 जूते भी मार रहे हैं, 20 रुपए भी दे रहे हैं। लोगों को नाचना है, डांस करना है, खुश होना है। खुश होने का कोई मौका तो मिलता है? ये इमरान खान के जलसे में जाकर लोग खुश तो होते हैं, इंटरटेन होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे की, महंगाई की दुहाई की, मईशत नहीं सियासत अहम, इस जैसी बेहिसी की भी बात, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को दी गई 1 हफ्ते की मोहलत का जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं पेट्रोल की कीमत में होने वाले तारीखी इजाफे से। और ये इजाफा दरअसल पुराने पाकिस्तान का तोहफा है या फिर अवाम का नौहा है। वो पीडीएम जमातें जिन्हें अपनी तजर्बाकारी पर नाज था, जो पीटीआई दौर में 2-3 रुपए पेट्रोल महंगा होने पर आसमान सर पर उठा लिया करती थीं, जिनकी नजर में ये इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा करार पाता था। सितम देखिए क्या वही जमातें, वही चेहरे पेट्रोल की कीमत में होने वाले तारीखी 60 रुपए इजाफे को दुरुस्त साबित करने के लिए जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया नहीं इनके चेहरों पर। बेशर्मी देखिए कि अपनी नालायकी, नाअहली का एतराफ़ करने की बजाय इस फैसले के दिफा के लिए झूठी तावीलें घड़ रहे हैं। आज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन अवाम के लिए इसमें कोई खुशखबरी नहीं थी, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कम बल्कि ड्रामेबाजियां ज्यादा लग रही थी। एक तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ने का गम और दूसरी तरफ हुकूमती वुज़रा की तरफ से की जाने वाली नौटंकी देखकर सच पूछिए लोगों का खून खौल रहा था। आप अंदाजा करें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब की तरफ से की गई। मौसूफा की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदफ तनकीद या टारगेट क्या था? तहरीक इंसाफ के बुनेर जलसे में चलाए जाने वाले नगमे, जी हां नगमे, अब यह हाल हो गया है, जिसकी इन्होंने मनमानी तशरीह करने की कोशिश भी की। मैं कहता हूं बहुत गंदी और भोंडी कोशिश है, अपनी नालायकी और नाअहली से अवाम की तवज्जो हटाने की। बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर मैं हुकूमत से ये अर्ज करूं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ कर जाएं, लेकिन इनके खून पसीने से इकट्ठे किए गए टैक्स के पैसों से ऐसी बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इनके जख्मों पर नमक ना छिड़कें। वज़ीर आज़म साहब के दौरे तुर्की पर करोड़ों रुपए के इश्तिहार हलाल हैं और पीटीआई के जलसे में चलाए जाने वाले नगमे हराम। अवाम अब बाशऊर हैं, इन्हें खुद फैसला करने दें। ये 2 नंबरियां अब नहीं चलेंगी। आप अंदाजा करें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी की तरफ से भी की गई। उम्मीद थी कि अवामी मसाइल पर बात होगी, मगर वहां भी सियासत का नंगा नाच दिखाई दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल बम से जख्मी अवाम की बात नहीं की गई, बल्कि इमरान खान के बयान के खिलाफ रैलियां निकालने का ऐलान किया गया। क्या अब पीपल्स पार्टी को महंगाई के मारे नजर नहीं आते, या इनकी आंखों पर वजारतों की पट्टी बांध दी गई है? किस नहज पर लेकर जा रहे हैं ये इस मुल्क को? सारा मलबा अब भी पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं। सादा सवाल यह है कि आपको हालात का अंदाजा था तो फिर पंगा क्यों लिया? क्यों अच्छी भली हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग का चक्कर चलाकर चलता किया? गिरने देते उसे खुद अपने बोझ से, महंगाई के रोग से। अब ये राग छेड़ा है तो फिर इसका मजा भी खुद लें। अब जमाना बदल चुका है। आप माजी में क्या कहते रहे और अब क्या कह रहे हैं पब्लिक सब जानती है। क्या हुकूमत इसे समझेगी या फिर पुराने पाकिस्तान के मुगालते में गलतियों पर गलतियां करती जाएगी? इसी से आगाज़ करेंगे पेट्रोल की कीमत के असरात पर बात। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। लगारी साहब, आज एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी दोस्त ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का अजीब दिन है, कई दिहाइयाँ सहाफ़त में गुजारी। उन्होंने कहा कि आज जो हम पेट्रोल के हवाले से पूरी तफसील और फिर क्या क्या चीज़ें महंगी होगी इसके बारे में सारा कुछ डिटेल होती है, तो वो हमें उस पर काम करना होता है, अखबार के लिए, टीवी के लिए, क्योंकि जिस इदारे में वो काम करते हैं उनके पास अखबार भी है, टीवी भी है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि हमें कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो मैं उस तकलीफ से तो नहीं गुजरा के बताता अवाम के साथ क्या कुछ होने वाला है, पेट्रोल के बाद क्या क्या महंगा होगा, ये सब कुछ। लेकिन पता ये चला कि इश्तिहारात की इतनी भरमार कर दी गई हमारे इदारे पर कि हम अब ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये जिस तरह से परवाह नहीं है, फिर 60 रुपये बढ़ा दी कीमत। उनको पता है कि सारे इदारे हमने कंट्रोल कर लिए हैं, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। शुक्रिया उसामा, सब कुछ कंट्रोल हो गया, लेकिन आपको, हमें और लोग जो आज़ादाना बोलते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सकेगा। और हमें जो भी बात करनी है उसके कहने से हमें ना तो वो रोक सकते हैं और ना ये रोक सकते हैं, और ना जो
ट्रक पर चढ़े हुए हैं वो रोक सकते हैं, ना कंटेनर वाले रोक सकते हैं, ना जो ऐवानों में बैठे हैं वो रोक सकते हैं। हमारे यहाँ इंसान की ग्रोथ जो है बहुत सुस्त रफ्तारी से होती है और इंसान का बच्चा जो है 1 साल में 1.5 साल में 2 साल में चलना या बोलना शुरू करता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो फ़ौरन पैदा होते ही उठकर चलना शुरू कर देते हैं। तो बेशर्मी और बेहयाई जो है इसकी उम्र 3.5 साल हो गई है, चूँकि वो बहुत पहले पैदा हो गई थी, और नालायकी और नाअहली भी बहुत पहले पैदा हो गई थी 3-4 साल पहले, और उसने अब ग्रो करते करते इस मंजिल पर पहुंच गई है कि अब उसको और कुछ नज़र नहीं आता है, ना बेशर्मी को कुछ नज़र आता है, ना बेहयाई को उम्र होती है, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ चुकी है। और ये तसलसल है जो हो चुका था। मैं नहीं कहता हूँ कि अब नहीं है बेशर्मी, अब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेहयाई नहीं है, अब है। मैं नहीं कहता हूँ कि अब नालायकी नहीं है, अब है। मैं नहीं कहता कि नाअहली नहीं है, हाँ अब है। लेकिन ये तसलसल है पिछली नालायकी का, पिछली नाअहली का, और पिछली जो है वो बेशर्मी और बेहयाई का जो इस मुल्क के अवाम भुगत रहे हैं। इनके आने के बाद से जो पिछले थे और जो नया पाकिस्तान बना रहे थे उनके बाद से उनने सबसे पहले क्या काम किया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, और उन्होंने तमाम पोजीशन को टारगेट किया और सब लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब तक उनके खिलाफ कोई साबित नहीं कर सके। गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की मुल्क के अंदर, और अब जलसे जुलूस हैं। अब जो है एक नीम मुर्दा माइशत जो सड़क पर पड़ी हुई है उसको पाकिस्तान को दबोने के लिए अब जो है ये मुहिम जोई हो रही है कि जलसे और जुलूस हो रहे हैं। और हम जो है आखिरी तान के तौर पर ख़ुद कह चुके हैं कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि वो देना है कि जी पाकिस्तान या तो फ़ौज ख़त्म हो जाएगी या पाकिस्तान टूट जाएगा या एटमी असासे छीन लिए जाएंगे, जो बातें की हैं और हमारे चैनल पर चली हैं ये सारी बातें। लेकिन उसकी बुनियाद, उन हालात को पैदा करने की बुनियाद खुद वो उन्होंने रखी है जो ये सारी बातें कर रहे थे। 3.5 साल की बर्बादी जो है उसके खंडरात पर ये लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने नहीं संभाला है। लेकिन जी मैं अगर कोई भी शख्स मुहब्ब वतन होता तो उस सूरत हाल में सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाता कि भाई ये डूब रहा है और हम इस पर जाकर बैठेंगे तो मुल्क भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। लेकिन वो छलांग मार कर जाकर बैठ गए। अपने आप को बचा सकते थे, बचा लेना चाहिए था। और ये मसला सिर्फ एक इक़्तिदार के लेने या छीनने का नहीं था, मसला ये था कि पाकिस्तान इनके अपने दौर में फिर आखिर में जो इन्होंने जो कुछ किया है, जिस तरह से पेट्रोल बढ़ता रहा है, और 1 साल 1.5 साल पहले सूरत हाल थी कि 0 पर मिल रहा था, लोग कहते आओ और उठा कर ले जाओ। यहाँ इन्होंने बैन कर दिया था, हमारे खाने आज़म ने बैन कर दिया कि नहीं हम पेट्रोल नहीं मंगवाएंगे, और ऐसे हालात में नहीं मंगाएंगे जब मुफ्त में मिल रहा था। जो कहते थे यार आकर उठाकर ले जाओ, नहीं ले रहे थे। अच्छा। और फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ाई जाती रही हैं, नाकामी और नाअहली जो हर जगह पर थी। IMF के प्रोग्राम में जाने पर ख़ुदकुशी का ऐलान करके फिर उसमें चले गए, और अब उसमें रुखने डालने के लिए उन्होंने कहा कि कीमतें जाम कर दो। ये सारा कुछ इनके दौर में हुआ है। अच्छा। और फिर अब जो है जी बदतरीन सूरत हाल ये है, मेरी उम्र के इस हिस्से में मैं शदीद तकलीफ़ और अज़ियत से देख रहा हूँ कि हमारा जो भरोसा होता है आखिरी जिन इदारों पर हम समझते थे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाकी सब कुछ करती रहेगी, हम उसकी सियासी मामलात में मुदाखलत के हमेशा ख़िलाफ़ रहे हैं जी। और अब वो मुझे नहीं लगता है कि वो एक पेज पर हैं या धड़े बन चुके हैं या धड़े बंदियाँ हो चुकी हैं। ये क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब ताकत के मराकज़ जो हैं उनमें अगर इख्तलाफ होगा तो फिर ये सूरत हाल जिस तेज़ी से जा रही है वो तो इमरान खान की पेशीन गोइयों के ऐन मुताबिक जा रही है। अल्लाह रहम करे। लेकिन अब रियासत के अगर सतून टकराते हैं जी तो उससे नुकसान रियासत के अगर सतून टकराते हैं तो फिर टकराव की मलबा जो है दूर दूर तक जाएगा, और ये जाने के लिए सारा इंतज़ाम जो है वो खुद कर रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, अब जिस तरह आपने बताया कि चले पिछले दौर में भी महंगाई हो रही थी, आज तो इमरान खान साहब ने के जलसे में भी करके दिखा दिया जी 3.5 साल में कितनी हुई है, 2 माह में कितनी हुई है। उसमें तो मवाज़ने में लग रहा था शायद 3.5 साल में इतनी कुल मिलाकर इतने सालों में महंगाई नहीं हुई जितनी सिर्फ 2 महीने में हो गई है। अब अवाम जो मौजूदा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं इस पर लोग क्या कह रहे हैं, बकौल अवाम में आपको दिखाते हैं। पीसता तो जो सा ना गरीब बंदा ही है, महंगाई तो बहुत ज्यादा होगी भाई। गरीब बंदा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहा है। अब ये 30-30 रुपए इकट्ठे बढ़ा रहे हैं तो इसमें गरीब कैसे गुजारा करेगा। इन लोगों को एहसास खत्म हो गया। IMF से निकलेंगे तो मसले का हल होना, अदरवाइज नहीं। गरीब तो गरीब होता जा रहा है। पेट्रोल इतना महंगा, सवारी किराया खर्चती नहीं है। इमरान खान साहब ने
जो 3.5 साल में सारा कुछ जमा किया था आते साल खा गए हैं ये। इन्होंने सिर्फ गरीब मारने के लिए रखा हुआ। अब जैसे पेट्रोल डबल हो गया ऐसे तो हमारा 10-12 हज़ार का पेट्रोल लगेगा। इसने 60 रुपए बढ़ा दिए 12 दिनों में। जब तक आप IMF में हो वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं। गरीब आवाम अभी कैसे गुजारा करेगी? आदमी का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब को तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पेट्रोल और महंगा होगा और आवाम दिन ब दिन और जलील होगी। ग़ारी साहब, अब लोग बाकायदा पेट्रोल पंप्स पे रोए भी हैं। पहले लोग परेशान होते थे, गुस्सा भी नज़र आता था जब पेट्रोल महंगा हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि एक हफ़्ते के अंदर अंदर 2 दफ़ा ये हुआ है और ख़बर ये है कि 8 रुपये भी मज़ीद महंगा होगा, या ये बजट से पहले या 15 जून से पहले हर सूरत 8 रुपये महंगा करना है। और ये लाजमी इसलिए करेंगे कि अब 60 रुपये जब कर दिया तो 8 रुपये बाकी क्या है, चूँकि IMF को जब बनाना है तो ये 8 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ 30 रुपये डीज़ल मज़ीद महंगा करना है। ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अब जो लोग अभी से रो रहे हैं, परेशान हैं, तो किस तरह से वो फिर गुजारा करेंगे? अब ये कहा जा रहा है कि जी मुल्क अब इस तूफ़ान से गुजरेगा तो पता लगेगा, लेकिन इस तूफ़ान में क्या कुछ बह जाएगा। अभी कई कारखाने ऐसे हैं, कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं कि खुदा न खास्ता वो बंद होने की तरफ जा रही हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा होने के बाद बहुत से ऐसे हैं जो उतना अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकेंगे, उससे फिर एक बेरोज़गारी की भी लहर आएगी। कोई आपको प्लान नज़र आ रहा है हुकूमत का, जो अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी 2000 रुपये हम दिया करेंगे, इससे बढ़कर कुछ कर सकेगी हुकूमत, या ये 2000 रुपया आपको लगता है कि लोगों को बचा सकेगा इस तूफ़ान से? ये ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हुकूमत इस मामले में अगर इसको अपनी अहलियत का एहसास था कि वो कुछ नहीं कर सकेगी, अगर इनको ये एहसास था कि पाकिस्तान को टेक ओवर करने के बाद इनके हाथ से कोई खैर का काम नहीं होना है, तो इन्हें पाकिस्तान को टेक ओवर नहीं करना चाहिए था। मैं फिर ये खुशगुमानी करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने तौर पर एक खुशगुमानी ये होगी कि उन्होंने ये समझा होगा कि जिस तेज़ी से पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और जिस तरह से खान इसको लेकर जा रहा है, इससे शायद हम बचा लाएंगे, लेकिन नहीं, नाकाम साबित हुए, टोटल नाकाम, नाअहल और टोटल जो है नालायक साबित हुए, और इन्होंने कुछ नहीं किया। और ये क्या तरीक़ाकार है कि जनाब आप जो है एक बंदे को जो किसी ऐवान का मेंबर नहीं है, शायद वो अब इन्होंने कहीं बना लिया है, मुफ्ती इस्माइल साहब को जाकर आगे बिठा देते हैं और कहते हैं कि जी आइए आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। आज अभी ये पूछ रहे थे कि इमरान खान ने किससे मंजूरी लेने के बाद ये फैसला किया था कि जी हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। भाई तुमने किससे पूछ कर कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है? किसी को पता नहीं है। आप उठते हैं और अचानक ऐलान करते हैं। और आपने कल कराची को नहीं देखा है, मैंने कराची चौक हो गया था कल 6-7 बजे के बाद कराची शहर पैरालाइज्ड हो गया और एक जगह जाम होकर रह गया कि तमाम पेट्रोल पंपों पर 1000 गाड़ियां एक पेट्रोल पंप के जो है वो सामने से लेकर लंबी कतारें मीलों तक लगी हुई थी कि शायद वो सस्ता पेट्रोल ले लें, 30 रुपए के इस अजाब से बच जाएं। लेकिन ज़ाहिर लोगों ने वो पेट्रोल भी खपा दिया जो उनके पास मौजूद था। नहीं ले सके लोग, चंद लोग होंगे जो फ़ायदा उठा गए होंगे। लेकिन कल कराची शहर जाम हो गया था कि उन्हें पेट्रोल बम जो है गिरा है, तो उससे शायद बचना चाहते थे, 1 दिन के लिए, 2 दिनों के लिए, लेकिन नहीं बच पाए थे। तो ये है एक सूरत हाल। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के लिए जो पैदल दफ्तर आया करूँ, लेकिन पैदल का सफ़र मुझसे 30-35 किलोमीटर शायद नहीं हो सकेगा, मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन ये जो है अब नौबत यहाँ तक आ गई है, लोगों को यहाँ तक ये लेकर आए हैं। यानी इन्होंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, ना उन्होंने की थी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई मनसूबाबंदी के बगैर किया। उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को पहले रोके रखा कि हम नहीं जाते IMF में, फिर IMF में चले गए और ऐसी बर्बादी हुई है कि जिसका कोई वो नहीं है, हिसाब नहीं है। ये भी नाअहल साबित हुए, वो भी नाअहल साबित। लगारी साहब, क्या इमरान खान साहब को इस सबसे फ़ायदा हो रहा है? जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और मुसलसल घी 200 रुपये हमने देखा बढ़ गया, यानी अचानक से एकदम एक ही झटके में। पेट्रोल हमने देख लिया 60 रुपये, अभी मज़ीद बढ़ना है। बिजली की कीमतें बढ़ गई 10 रुपये, अभी शायद खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे और बढ़नी। तो इसका क्या सियासी तौर पर इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है? जिस तरह बुनेर जलसे में वो गए हैं, वहाँ तकरीर कर रहे हैं, लोग तो अब देखेंगे कि वाकई वो 3.5 साल का दौर इस 2 महीने से तो बेहतर लगेगा ना लगारी साहब। तो उनका बयानिया तो फिर लोग समझेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं, और उससे वो जो रजीम चेंज का कहते हैं लोग और ज़्यादा उस तरफ जाएंगे। जब वो परेशान होंगे लोग, तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत तो बढ़ेगी। और फिर ऊपर से हुकूमत कह रही है जी कि वजारत कानून इस वक्त बैठी है कि इमरान खान के खिलाफ ऑप्शंस क्या हैं, गद्दारी का मुकदमा किस तरह बनाया जा सकता है और क्या क्या मुकदमे बनाए जा सकते हैं। तो हुकूमत इस तरफ अब ध्यान दे रही है कि शायद इमरान खान साहब को पकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे,
تو یہ کوئی جلسے جلوس میں نہیں جا سکیں گے. کیا اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک بادشاہ نے جو ہے پل کراس کرنے کا وہ لگایا ہے کہ جناب اتنے پیسے بھی دو گے, 10 روپے بھی دو گے, اور ساتھ میں جو ہے 10 جوتے بھی کھاؤ گے. تو لوگ جو ہیں وہ بہت بیزار تھے, بہت تنگ تھے. تو نئے آنے والے نے 20 روپے بھی کر دیے, اور جو ہے جوتے بھی 20 کر دیے. تو لوگوں نے کیا کہا کہ انہیں بادشاہ مہربانی کریں جوتے مارنے والے ذرا بڑھا دیں, چونکہ ہمیں بہت دیر ہو جاتی ہے, ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں اپنے دفتر میں. تو انہوں نے جو ہے وہی کام کیا ہے, اور انہوں نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بندے وہی ہیں اتنے جوتے مارنے والے, جوتوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور ساتھ میں روپے بھی بڑھا دیے ہیں. اور اب ظاہر ہے لوگ کہیں گے یار وہ وہی اچھا تھا. پہلے تو لوگ بغیر کچھ دیے پل کراس کر جاتے تھے, لیکن پھر انہوں نے پچھلے والوں نے 10 بھی لگائے اور پھر کہا 10 جوتے بھی مارو. تو اب جو ہے وہ 20 ہو گئے اور 20 جوتے بھی مار رہے ہیں, 20 روپے بھی دے رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں یار اس سے تو وہ اچھے تھے جنہوں نے 10 جوتے مارنے تھے اور 10 روپے لینے تھے. تو یہ ظاہر ہے اس کا فائدہ تو عمران خان کو ہو رہا ہے, اور لوگ ظاہر ہے عمران خان کے دور تک تو 160 روپے دے رہے تھے, اب 210 روپے دے رہے ہیں, اور آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ 220 تک یا 218 تک جا رہے ہیں یا کہیں آگے جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کے پاس تو جینے اور مرنے کے لیے اب تو صرف وہ اس کی شکایت نہیں ہے وزیر کی. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں خودکشیاں ہوں گی, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, خودسوزیاں ہوں گی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, حملے ہوں گے. لوگ جو ہیں وہ جس چیز کو علامت سمجھیں گے کہ یہ چیز علامت ہے طاقت کی یا اختیار کی یا حکومت کی یا حکومت کے, لوگ ان کے اوپر ان کو بچانا پڑے گا اداروں کو کہ کس چیز کو بچائیں ہمیں. اچھا, وہ اپنے آپ کو, اپنے دفتروں کو, اپنی گاڑیوں کو. جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگرچہ ہم میڈیا میں زیادہ تر دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں اشتہارات, ہم نے تاریخ میں شاید ہی کم دیکھا ہوگا, تو وہ ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ان کو کچھ تو احساس ہے کہ اس سے ہمیں مسئلہ کھڑا ہوگا سیاسی طور پر. جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ بے وقوفی, پرلے درجے کی بے وقوفی ہے, پرلے درجے کی جہالت ہے. لوگوں کے دل جل رہے ہیں بھائی, وہ اخبار نہیں پڑھتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, میں پچھلے 45 سال سے اخبار سے وابستہ رہا ہوں. مجھے ایک اخبار کی سرکولیشن کا پتہ ہے. وہ میں نے چھاپا تھا جو 6,21,000 کا ایک دن کا ریکارڈ بنا تھا, وہ میں نے چھاپا تھا ایک اخبار. اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے. اب کراچی شہر میں اگر کوئی کہے کہ 1 لاکھ اخبار سارے اردو, انگریزی, سندھی سارے ملا کر 1 لاکھ چھپتے ہیں تو میں نہیں مانوں گا. اب اخبار نہیں, اب اگر کوئی کہے 50-75 ہزار چھپتے ہیں میں نہیں مانوں گا. وہ جائیں ABC سے اپنے جھوٹے سرٹیفکیٹ لے لیں. اب بڑے سے بڑا اخبار بھی وہ نہیں ہے جس کو ہم بڑے سے بڑا اخبار کہتے تھے, اب تو اور ہے, دوسری زبان میں ہیں وہ. صحیح, وہ نہیں ہے. ہاں جی, لیکن انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اشتہار دینے کا, اور ان کو کہتے ہیں علاقائی اخبار. اس وقت سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار علاقائی اخبار ہے. صحیح, پاکستان میں. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کاوش اور پہنجی اخبار جو ہیں, یہ 2 اخبار ایسے ہیں جو سب سے زیادہ چھپ رہے ہیں. ٹھیک, پاکستان میں سرکولیشن کا ریکارڈ ان کے پاس ہے, لیکن یہ علاقائی اخبار ہیں, اس لیے ضرورت نہیں ہے ان کو اشتہار دینے کی یا کچھ کرنے کی. ویسے بھی وہ کریں نہ کریں, ہم اس سے نہیں ہیں. لیکن وہ بڑے اخبار جو سمجھے جاتے تھے وہ نہیں ہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے. حکومت کی اسٹریٹجی کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا جی 40% ہم کابینہ میں جو پیٹرول ہے اس کی کٹوتی کر رہے ہیں. کچھ اس طرح سے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا, اب پتہ نہیں کتنا کافی ہوگا. لیکن جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو نغمے چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے میں ان پر تشریحات اور تنقید, اس اسٹریٹجی کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ سمجھ کر آتے ہیں جس طرح شاہد خان عباسی صاحب آئے, مصدق ملک صاحب آئے, انہوں نے تو چلیں کہا کہ یہ ضروری تھا. میں جلسوں میں, عمران خان کے جلسوں میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں جو سب سے اچھی ہوتی ہے, وہ میوزک ہوتا ہے. لوگ انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں. ایسے بھوکے پیاسے لوگ جنہیں زندگی میں کوئی ہم نے خوشی نہیں دی ہے, کوئی خوشی نہیں دی ہے لوگوں کو. باقی نہ آپ کے پاس سینما باقی بچا ہے, نہ آپ کے پاس وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں جو آپ ڈرامے بنا رہے ہیں. اور ڈرامے تو ایک خرافات ہے پاکستان کے اندر. جو بھی ڈرامہ بنتا ہے اس کا مطلب ایک ایشو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو مختلف طریقے سے توڑ مروڑ کر آگے چلاتے رہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے بھائی, لوگوں کو خوش ہونا ہے, لوگوں کو ناچنا ہے, ڈانس کرنا ہے, خوش ہونا ہے. خوش ہونے کا کوئی موقع تو ملتا ہے. یہ عمران خان کے جلسے میں جا کر لوگ خوش تو ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں. مجھے تو یہ سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ وہ گانے سن کر لوگ انٹرٹین دیکھ رہتے ہیں. یار یہ وہ دیکھو ابرار اور راک ہے, وہ دیکھو عطا اللہ نیازی ہے, وہ دیکھو, ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ انہیں عمران خان کو تقریر ان کو کیسے اچھی لگتی ہے نہ لگتی ہے، لیکن وہ اپنے آرٹسٹ کو جا کر دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں اور میوزک سن لیتے ہیں. اس بات کو بھی ہم اعتراض بنائیں، اس پر بھی ہم کہیں کہ جناب یہ بڑی غلط بات ہے. بے آپ اپنے کلچر کے بھی اگر ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا، ابھی تک حکومتی اقدامات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر بریک کا وقت ہے، بڑا مختصر. شاہد خان عباسی صاحب، مصدق مولوی صاحب آ کر کہہ دیتے ہیں جی یہ ضروری تھا. کچھ ہمیں لگتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا، پھر خیبر پختونخوا میں بھی اعلان ہو گیا ہے کہ وہاں بھی پیٹرول کی جو کنزمپشن تھی حکومتی سطح پر اس پر کٹوتی کی جا رہی ہے. سینٹر میں بھی امید یہی ہے کہ پنجاب میں بھی اعلان کر دیں گے. جب والد صاحب نے اعلان کر دیا تو بیٹا وزیر اعلیٰ اس کو بھی کرنا چاہیے. اقدامات تو یہ کافی نہیں ہوں گے لیکن کم از کم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بہتر اسٹریٹجی؟ نہیں، ہمیں تو نتائج چاہیے نا، ہمیں نتائج چاہیے. آپ کے دکھاوے کے اقدامات جتنے بھی ہوں، حکومت کے دکھاوے کے اقدامات جتنے بھی ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو یا اخباروں میں یا اشتہار دے کر تالیاں پٹوا لیں، جو بھی مرضی کر لیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ جو رزلٹ مجھے نظر آئے گا تو میں کہوں گا جی ہاں رزلٹ ہے یہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بچت ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا ہے. لوگوں کو کیا ریلیف ملے گا؟ آپ پیٹرول لینا بند کر دیں، آپ کوئی وزیر پیٹرول نہ لے، کوئی وزیر تنخواہ نہ لے، کوئی وزیر گھر کا رینٹ. یار میں کل بھی کر چکا ہوں، پرسوں بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ کیا ہے بھائی؟ 100 کنال سے زیادہ بڑے کمشنر ہاؤس، 80 کنال کے ڈی سی ہاؤس، 50 کنال کے ایس پی ہاؤس، ڈی آئی جی ہاؤس، بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے محلات. ایسا لگتا ہے کہ جلال الدین اکبر کا دربار لگا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا دربار لگا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ لارڈ میکالے آیا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے لارڈ کرزن آیا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے وائسرائے آئے ہوئے ہیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اترا ہوا ہے. یہ ہمارے ایس پی، ڈی سی، ہمارے یہ اے سی، یہ جنہیں اتنے بڑے محلات میں، محلات کی جو ان کو بھائی یہ کالونیاں بنائیں، یہاں سب کالونیاں بنائیں، لوگوں میں بانٹ دیں یہ گھر، اور ان کو 120 گز کے گھر میں. برطانیہ کا وزیر اعظم 120 گز کے گھر میں رہتا ہے. یار آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں، آپ اپنے کمشنروں کو، ڈی سیوں کو رکھا ہوا ہے، آپ نے شاہی محلات دیے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے یار آپ جا کر دیکھیں پاکستان کے کون سے ضلع میں، کس ضلع میں. آپ میاں والی کا ڈی سی ہاؤس دیکھیں. لغاری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے جیل خانوں سے بڑے تو یہ بڑا قابل عمل منصوبہ. اس پر عمران خان صاحب نے شروع میں بڑی بات بھی کی تھی کیونکہ اب تو وہ علاقے یعنی کمرشل ایریا میں آگے ہوئے ہیں جن کا آپ ذکر، یہ نہیں کہیں کہ پہلے شہر سے باہر ہوتے تھے. یہ تو اب کمرشلی بڑے وائبل ہیں. آپ یہ تو کروڑوں اربوں روپے نہیں، ارب ہا روپیہ اسی سے اکٹھا ہو سکتا ہے. اسی طرح ریلوے کی زمین ہے جس میں ارب ہا روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے. پاکستان کے قرضے اتر سکتے ہیں، اس سے سبسڈی دی جا سکتی ہے، غریب لوگوں کو راشن کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہنگامی بنیاد پر سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ہم بریک لیں گے جی، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومت کی توجہ ابھی کس طرف ہے، کس طرح سے اپنے خلاف جو وزراء کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں کس طرح سے ریلیف دینے کی کوشش ہوئی، اور سپریم کورٹ میں کیا ہوا. بریک کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.